हेलो एवरीवन, मैं दीपक सिंघल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या गुरु के मंच पर। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक की वीडियो होने वाली है, जहां पर हम 1 से 10 जनवरी 2026 के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना चैनल को मत जाइएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और अपना टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। ये वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट 48 टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो आपके सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कवर किए गए हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। बट उससे पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपको नहीं पता कि हमारे 2 बैचेस जो हैं वो चल रहे हैं, बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स के लिए 7 से 9 का बैच परफेक्ट है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो अपना काम के साथ पढ़ाई आप जो है वो आराम से जारी रख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए, अपनी सीट बुक कीजिए। ज्यादा बच्चों को हम बैचेस में नहीं लेते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले करंट के साथ जी। तो इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ा और हम बन गए हैं दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपको बता दूं, हमारा जो जीडीपी है वो इस समय $4.18 ट्रिलियन का है। और इस जीडीपी के साथ हम जर्मनी को बहुत ही जल्द पीछे छोड़ देंगे 2030 तक। और इंडिया जो है 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो बन जाएगा। हाँ, Q2 के फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट के हिसाब से हमारी जीडीपी जो है वो 8.2% से ग्रो कर रही है। और अभी भी भारत जो है दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है। इसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यहां पर एक प्रीमियम मेटल कार्ड जो है वो लॉन्च किया। नाम है इसका गज। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का गज नाम का ये प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड एक्सक्लूसिवली इन्विटेशन पर ही मिलेगा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को। और यहां पर अश्व मयूर गज ट्रायोलॉजी को फोकस किया गया है। इसके बाद पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो है वो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है यूपी में। आपको बता दूं, ये पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो है, इससे जो इस पूरी सेंचुरी के आसपास का एरिया प्लस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में आपको बल मिलेगा। इसके बाद दुल्हास्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव कर दिया गया है चेनाब जो है उस पर नदी पर। आपको मैं पहले ही बता दूं दोस्तों, चेनाब नदी पर ये बनने वाला ब्रिज जो है प्लस जो डैम है कंट्रोवर्शियल इसलिए रहेगा क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी हम दो देशों के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, वहां पर काफी इंपॉर्टेंट था ये डैम, है ना। तो चेनाब नदी जो है ये हम लोगों ने वैसे भी पाकिस्तान को दे रखी है उसमें। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले 23 तारीख जो है तब से, मतलब जो पहलगाम अटैक हुआ था 22 को, उसके अगले दिन 23 तारीख से ही हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड कर रखा है। तो हम भारत में चेनाब नदी पर कुछ भी करें, और चेनाब नदी जो है वो भारत से होती हुई ही पाकिस्तान जाती है। इसके बाद आयुष्मान भारत योजना जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक्सपेंशन हुआ है। इसमें 2 और राज्य जुड़े हैं, एक तो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और दूसरा राज्य है उड़ीसा। आपको बता दूं दोस्तों, अब एकमात्र राज्य है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेनिफिट से बाहर है और वो है वेस्ट बंगाल। जाहिर सी बात है कि वहां की ममता बनर्जी सरकार जो है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपने राज्य में लागू करवाना नहीं चाहते हैं। तो इसके साथ आपको बता दूं, भारत के हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरी में इस समय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो लागू हो चुकी है। और अब ये दिल्ली उड़ीसा में भी लागू है, केवल एक राज्य को छोड़ दिया जाए तो वो है वेस्ट बंगाल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसराइल जो है वो अपना इजरायली प्राइस फॉर पीस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को देगा। आपको बता दूं, इसराइल में इजरायली नागरिकों को दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसराइल ने आज तक कभी ये नागरिक सम्मान किसी नॉन इजरायली को नहीं दिया है। और अब क्योंकि ये प्राइज इसराइल का जो है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देगा, तो इसी के साथ ये एक बड़ा ऐतिहासिक मूव हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले विदेशी बन जाएंगे इस प्राइज से सम्मानित किए जाने वाले, और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद ये प्राइज जो है वो उनको देंगे। कहां पर? फ्लोरिडा। इजरायली लीडरशिप, जब हाई प्रोफाइल मीटिंग इनकी हुई फ्लोरिडा में, तब उन्होंने ये अनाउंस किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने यहां पर आईपीएस ऑफिसर राकेश अग्रवाल जी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रमुख जो है वो अपॉइंट किया। तो ये इंटरिम डायरेक्टर है अभी समय एनआईए के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। इसके बाद दोस्तों, चाइना ने यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। उन्होंने मैगलेव ट्रेन का ट्रायल यहां पर किया, जिस ट्रेन ने 1000 किलो की इस ट्रेन ने, मतलब 1 टन की इस ट्रेन ने 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अटेन कर ली। मैगलेव ट्रेन का परीक्षण निरंतर चाइना जो है वो कर रहा है, मगर 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार
अपने आप में चौंका देने मतलब चौंका देने वाली बात है ये। तो ये सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रायल जो है वो चाइना ने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसके बाद ग्लोबल फैमिली डे जो है दोस्तों वो 1 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। इसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए उसमें कुछ छूट दी है। आपको बता दूं, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स का मतलब यहां पर यह होता है कि जब भी आप किसी को लोन देते हैं तो उस लोन के साथ कितना रिस्क जुड़ा हुआ है, उस रिस्क को दिमाग में रखते हुए रिस्क वेटेड एसेट्स को मेंटेन करना। तो पहले क्या होता था, पहले एनबीएफसी को 75% रिस्क एडिक्वेटेड मतलब रिस्क वेट एसेट मेंटेन करने होते थे। अगर किसी बोरोवर ने 5 से 10% जो अपना सैंक्शन प्रोजेक्ट डेट जो है वो पे कर दिया है, तो अगर उसने अपना सैंक्शन प्रोजेक्ट डेट 5 से 10% पे कर दिया है तो ऐसी स्थिति में 75% रिस्क वेट एनबीएफसी को मेंटेन करना होता था, जो अब यहां पर 5 से 10% वाले क्लॉज को कम करके 2 कर दिया गया है। दूसरा, आपको केवल 50% ही रिस्क वेट मेंटेन करना है अगर बोरोवर ने अपने सैंक्शन प्रोजेक्ट डेट का 5% जो कर्ज है वो दे दिया है, जो पहले कभी 10% या उससे ज्यादा होता था। इसके बाद दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स लॉन्च कर दी गई है जन सामर्थ्य पोर्टल पर, 1 दिसंबर से उपलब्ध है। एक्सपोर्ट जो कि भारतीय जीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, भारतीय जीडीपी का 21% भाग एक्सपोर्ट से आता है, याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सेंट्रल स्कीम मतलब ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स जो है, इसमें क्रेडिट गारंटी मिलती है भारत के सभी एक्सपोर्टर्स को, एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, कि वो किसी भी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिना कोलेट्रल दिए 20,000 करोड़ तक का लोन जो है वो ले सकते हैं, है ना जी। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर एक पॉडकास्ट लॉन्च किया है, आरबीआई टॉक्स पैसा टू पॉलिसी पॉडकास्ट। इस पॉलिसी पॉडकास्ट के जरिए आरबीआई जो है वो जर्नल लोगों को आरबीआई क्या काम करता है, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस आरबीआई जो है वो फैलाएगा पब्लिक कम्युनिकेशन के जरिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या काम करती है, आरबीआई की एमपीसी कमेटी जो है वो किस तरीके से पूरे भारत में क्रेडिट जनरेशन से लेकर इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने तक का काम कैसे वो मैनेज करती है, वो सब इस पॉडकास्ट के जरिए जो है वो लोगों को बताया जाएगा। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां पर एक नया नियम डाल दिया है। इन्होंने बोला है कि अब नो योर व्हीकल करवाना फास्टैग यूजर्स के लिए जरूरी नहीं है। आपको बता दूं, फास्टैग यूजर्स, अगर आप फास्टैग यूज कर रहे हैं तो आपको 1 साल में एक बार जो है ये जरूर पूछा गया होगा, आपका फास्टैग एकदम से काम करता करता बंद हो गया होगा क्योंकि आपने फास्टैग का नो योर व्हीकल नहीं करवाया होगा। नो योर व्हीकल जिसमें आपने अपनी गाड़ी की आगे की फोटो, साइड की फोटो, पीछे की फोटो अपलोड करनी होती है, उसी के बाद आपका फास्टैग जो वो एक्टिव बना रहता है। तो ये एकदम से फास्टैग को अब क्या कहते हैं इनएक्टिव कर देते थे, जिसका मैसेज भी बहुत कम जो लोग हैं उनको नहीं जाता था। फास्टैग इनएक्टिव हो गया, आप बाहर गए, आपको पता लगा आपका फास्टैग तो चल नहीं रहा, तो टोल प्लाजा पर आपको डबल टैक्स जो था वो पे करना पड़ता है। आपको पता होगा अगर 20 रुपए आपका फास्टैग में बैलेंस कटता है तो फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने की वजह से वहां पे 40 पे करना पड़ेगा। और फिर आपको समझ में आएगा कि भैया फास्टैग का तो मैंने नो योर व्हीकल करवाया ही नहीं, और नो योर व्हीकल करवाने के 7 दिनों के बाद तो आपका फास्टैग एक्टिवेट होगा। तो पैसा लूटने की नई तकनीक थी ये। तो अब यहां पर एनएचआई ने क्या बोला कि भाई साहब फास्टैग यूजर सुनने के बाद आपको फास्टैग के लिए केवाईबी करवाने की जरूरत अब नहीं है ना। इसके बाद गवर्नमेंट ने लो एश मेटलर्जिकल कोक के ऊपर जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ा दी हैं, वो लागू कर दी है 30 जून 2026 तक। आपको बता दूं लो एश मेटलर्जिकल कोक में वो कोक आता है जहां पर एश कंटेंट 18% से नीचे है, जिसमें कोक फाइन, जिसमें कोक ब्रीज, जिसमें अल्ट्रा लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक आता है। तो पहले ये 1 जनवरी 2026 तक लगी हुई थी रिस्ट्रिक्शन, अब इसको बढ़ाकर 30 जून तक बढ़ा दी है। इसके बाद इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है वो गुजरात होस्ट करने वाला है गिफ्ट सिटी 2026 में। ऐसे में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को तो बल मिलेगा ही, और गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है वो एक एआई ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी दुनिया में प्रसिद्ध होगी। इसके बाद ये फैसला गुजरात की सरकार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने जो है वो दिया यहां पर। इसके बाद दोस्तों असम ने भारत में पहला राज्य बना असम जिसने 8 स्टेट पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करी है। आपने नेशनल पे कमीशन तो सुना होगा जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ेगी, यहां पर स्टेट पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने वाला असम भारत का पहला राज्य बना। इनकी जो 7th स्टेट पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2026 को एक्सपायर हो रही थी,
तो भाइयों ने एकदम से दूसरी पे कमीशन, 8वीं पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। इसका मतलब असम सरकार में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब इनकम जो है वो बढ़ेगी। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने यहां पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू कर दिया है कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स पर। तो दोस्तों जनवरी 2026 से अगर आप यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं और आप यूरोप में कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, उस देश से इंपोर्ट करते हैं जिस देश में एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ खासा नियम नहीं है, तो वहां पर कार्बन एमिशन चल रहा है, मस्त चल रहा है। और क्योंकि तुम यूरोपियंस हो, तुम्हें अपने देश में नहीं करना था, इसलिए तुमने किसी दूसरे देश से इंपोर्ट कर लिया। बट तुम्हारी वजह से उस देश में कार्बन तो एमिट हुआ ना। भाई तुमने ऑर्डर दिया तो तुम्हारी वजह से कार्बन एमिशन हुआ, तो गलती तो तुम्हारी भी है। इसलिए जब ऐसा प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाएगा तो बॉर्डर पर ही आपको टैक्स जो है वो कार्बन एमिशन के नाम पर देना पड़ेगा, भले ही वो कार्बन एमिशन तुमने नहीं किया। भाई करवाया तो तुमने ही है, इस वजह से देना पड़ेगा। इसके बाद एयर मार्शल नागेश कपूर बने चीफ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मतलब इंडियन एयरफोर्स के अगले चीफ यही होंगे। अभी ये वाइस चीफ है एयर मार्शल नागेश कपूर। इसके बाद जोरान ममदानी, इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के रूप में शपथ ली। कहां पर? एक हिस्टोरिक सिटी हॉल सबवे स्टेशन। आपको बता दूं हॉल सबवे स्टेशन जो है, सिटी हॉल सबवे स्टेशन 1904 में ये जो है वो खोला गया था, 1945 में बंद हो गया था। इस हिस्टोरिक सिटी हॉल सबवे स्टेशन पर अपना शपथ लेना, इसका मतलब एक नए युग का इनॉग्रेशन करना, उससे कम नहीं है ना। और ये स्टेशन जो है ये मैनहट्टन में स्थित है। इसके बाद दीप्ति शर्मा जो है ये हाईएस्ट विकेट टेकर बनी है विमेन में T20 इंटरनेशनल में। 151 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया है दीप्ति शर्मा ने। इससे पहले 151 विकेट का जो आंकड़ा था वो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज, नाम है इनका मेगन स्कूट, उनके नाम पर था। इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है हमारी दीप्ति शर्मा ने, अकेली खड़ी है इस समय शीर्ष पर। इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपनी 152वीं विकेट जो है वो श्रीलंका के अगेंस्ट ली जब मैच चल रहा था तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहां पर स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट कुछ जो है वो लागू किए हैं, उन्होंने दिखाए हैं। तो Q4 फाइनेंशियल ईयर में स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट क्या होंगे उसकी सूची आई है, जो कि पिछले क्वार्टर जैसी है, कोई चेंज नहीं किया गया है। स्मॉल सेविंग स्कीम क्या है? कोई भी ऐसी स्कीम जिससे आपके छोटे छोटे घरों की जो सेविंग्स है वो प्रमोट हो सके, है ना, और रिस्क फ्री आपको रिटर्न मिल सके, ऐसी स्कीम को स्मॉल सेविंग स्कीम कहते हैं, जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें कई सारी योजनाएं आती हैं, जैसे किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एंड वॉट नॉट। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ नया टैक्स रिजीम जो है वो सिन गुड्स के लिए लागू कर दिया है। बिल्कुल दोस्तों 1 फरवरी 2026 को टोबैको प्रोडक्ट्स पर लागू होगा। ये क्या किया इन्होंने जीएसटी कंपनसेशन सेस को हटाकर एक नया सेस लगा दिया, विच इज एक्साइज ड्यूटी एंड अ हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस। तो मतलब बढ़ा दिया टैक्स आपने। अच्छा, ये तो सेस का मतलब क्या होता है? सेस का मतलब होता है टैक्स पर टैक्स लगाना। तो टैक्स तो ऑलरेडी लगता है इन प्रोडक्ट्स पर, कितना? जीएसटी 40% तो लगता ही है, तो वो तो अनचेंज है। जैसे पान मसाला, सिगरेट या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स, उस पर 40% जीएसटी के अलावा आपको अलग से हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस जो है वो देना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी भी आपको देनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है टोबैको प्रोडक्ट्स भारत में महंगे होंगे। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4100 करोड़ का लोन जो है वो तेलंगाना को दिया। क्यों दिया? ताकि वो मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये पैसा जो है वो लगा सके। मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 4100 करोड़ जो होते हैं 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आपसे पूछा जा सकता है ये मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहां चल रहा है? ये चल रहा है तेलंगाना में, और पैसा मिला है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहां पर ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सैक्रेड, बहुत ही पवित्र पिपरावा रेलिक्स, जो उनकी एग्जीबिशन यहां पर इनॉग्रेट करी। पिपरावा रेलिक्स की एग्जीबिशन 1898 में, वो रेलिक्स जो डिस्कवर किए गए थे, महात्मा बुद्ध से संबंधित सबसे पुराने आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स माने जाते हैं ये पिपरावा रेलिक्स। मतलब जितने पुराने कपिल वस्तु से मिले रेलिक्स है ना, उतने ही पुराने माने जाते हैं पिपरावा से मिले रेलिक्स। मतलब रेलिक्स का मतलब होता है बॉडी के अवशेष, है ना। तो बुद्धा ने अपनी जो लाइफ है, ही स्पेंट हिज अर्ली लाइफ बिफोर रिनंसिएशन। तो पिपरावा एक ऐसी जगह है जहां पर बुद्धा ने रिनंसिएशन से पहले अपनी जो जो जिंदगी काटी थी वो है कपिल वस्तु। और पिपरावा से जो रेलिक्स मिले हैं वो कपिल वस्तु जितने पुराने रेलिक्स ही माने जा सकते हैं। इस एग्जीबिशन का टाइटल रखा गया है लाइट एंड द लोटस, रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन। इसके बाद राय पिथौड़ा कल्चरल कॉम्प्लेक्स जो न्यू दिल्ली है वहां पर इसको रखा गया है। इसके बाद सूरत जो है
ये बनी इंडिया की पहली स्लम फ्री सिटी। सूरत इंडिया की पहली झुग्गी झोपड़ी मुक्त सिटी जो है वो सूरत बनी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गोवा जो है, गोवा को मिलेगा उसका तीसरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो खुलेगा कुएपम में। तीसरा डिस्ट्रिक्ट गोवा के साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट को काटकर बनाया गया है। इस तीसरे डिस्ट्रिक्ट में गोवा के 4 तालुका आते हैं, संगम, धारबंदोरा, कुएपम और कैनकोना, है ना जी, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कुएपम में खुलेगा। इसके बाद इंडिया ने यहाँ पर टाइगर डेथ इंडिया में 2025 में जो हुई है वो 166 है, जो 2024 के मुकाबले 40 ज्यादा है। 2024 में 126 टाइगर मरे थे, इस बार 166 मरे हैं। सबसे ज्यादा टाइगर मृत्यु जो है वो मध्य प्रदेश से आई है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर केरला, फोर्थ पर असम रहा। सबसे गजब चीज यहां पर यह है कि 166 टाइगर्स में मरने वाले 31 टाइगर तो केवल बच्चे थे। इसके बाद डीआरडीओ पर आते हैं। डीआरडीओ ने यहां पर 2 प्रलय मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फैसिलिटी चांदीपुर से। आपको बता दूं, प्रलय मिसाइल भारत ने पहली बार 2011 में टेस्ट करी थी। ये सरफेस टू सरफेस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका जो एक तरीके से आप मान सकते हो कि जो एक तरीके से जिसका रेंज है वो 150 से 500 किलोमीटर के बीच में है, और वॉरहेड 500 से 1000 किलो का वॉरहेड ये मेंटेन करके चल सकती है। इसके बाद दोस्तों मुंबई की रहने वाली काम्या कार्तिकेयन 18 साल की दुनिया की सबसे यंगेस्ट महिला बनी, जिसने 7 महाद्वीपों की 7 चोटी पर फतेह हासिल कर ली है। कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली काम्या कार्तिकेयन मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ती हैं, और इन्होंने साउथ पोल के हाईएस्ट चोटी को जो है वो 27 दिसंबर को इन्होंने कंप्लीट किया वो ट्रैक। इसके बाद वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप 2025 में मैग्नस कार्लसन 9वीं बार ये जो रिकॉर्ड है, मतलब 9वीं बार जीते मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप 9वीं बार जीते। अर्जुन एरिगेसी को इस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मिला है ना जी। और इसके बाद ये टूर्नामेंट चल कहां रहा था, तो दोहा, तो कतर की राजधानी दोहा में चल रहा था। इसके बाद हॉकी इंडिया ने यहां पर सिजोइड मारीजाने को इंडियन विमेन्स हॉकी टीम का कोच अपॉइंट किया है। तो सिजोइड मारीजाने इंडियन हॉकी टीम के नए कोच हैं। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो 4 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी की याद में। लुइस ब्रेल वही व्यक्ति है जिन्होंने ब्रेल लिपि जो है इसको इन्वेंट किया था। इसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आपको पता है जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे टैरिफ लगाए थे, क्योंकि रशिया से आप तेल मंगाते हैं, उस वजह से टैरिफ लगे थे। उस टैरिफ के कारण यहां पर बताया जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पहला तेल का कंसाइनमेंट कोलंबिया से मंगाया है, जो इस साल के फरवरी के अंत तक आपको मिलेगा। तो ये फर्स्ट क्रूड ऑयल कोलंबियन क्रूड ऑयल है, जिसका नाम है कोलंबियन कैस्टिला क्रूड। ये आप लोगों को फरवरी के आखिर तक जो है वो मिल जाएगा, और ये हम लोगों ने अपने क्रूड ऑयल के ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी है, तो कोलंबिया से मंगाया है। अच्छी चीज यहां पर यह है कि कोलंबिया एक तो आसियान देश है, आसियान देशों के साथ हमारा वैसे ही एफटीए हो रखा है। और दूसरी बेहतर चीज यहां पर यह है कि जो मुझे अच्छा लगा कि फिर भी हमने अमेरिका से तो नहीं मंगाया है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है यहां पर उन्होंने 72वां नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाराणसी में इनॉग्रेट किया। ये 72वां नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो है वो 4 से 11 जनवरी के बीच में वाराणसी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद जस्टिस मोहन शरद चंद्र जो है ये बने झारखंड के चीफ जस्टिस अंडर आर्टिकल 217 पार्ट 1। तो आर्टिकल 217 पार्ट 1 में चीफ जस्टिस के बारे में बात कही गई है। चीफ जस्टिस कौन होता है? किसी भी हाईकोर्ट का सबसे वरिष्ठतम जज उस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, ठीक है। उसी तरीके से इंडियन आर्मी ने यहां पर एक रेडियो संचालन शुरू किया है, नाम इसका रखा है रेडियो संगम। रेडियो संगम जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जम्मू कश्मीर के राजौरी में। इसके बाद दूसरी चीज जो याद करने योग्य है वो कहां पर, कि ये जो रेडियो संगम एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है वो राजौरी में भी एक जगह है केरी विलेज, तो राजौरी की केरी विलेज में जाकर इसको खोला गया है। संगम, रेडियो संगम पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो एलओसी के पास जो है वो स्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद इंडियन आर्मी के द्वारा 2026 के वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष डिक्लेयर किया गया है। नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को फिर बढ़िया काम किया। हम लोगों ने एक संधि साइन करी थी 1988 में। जो संधि क्या थी, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट था? प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज, कि दोनों देश जो है वो एक दूसरे की परमाणु फैसिलिटी पर अटैक नहीं करेंगे। तो उसके लिए पता तो होना चाहिए ना कि परमाणु फैसिलिटी आपके देश में आपकी कहां पर है, हमारी कहां पर है। तो ऐसे में हर साल 1 जनवरी को
वो नई दिल्ली और इस्लामाबाद जो है वो टीम भेजती है एक दूसरे के देश में, ताकि आपको दिखाया जा सके कि भैया ये एरिया मार्क कर लो, यहाँ पर हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, तो भूल कर भी यहाँ पे बम मत गिरा देना वरना फोड़ देंगे तुम्हें अच्छे से। तो ये काम इस बार 1 जनवरी को हुआ। चलो जैसे मर्जी रिश्ते हैं हमारे दोनों देशों के, बट फिर भी ये काम तो हुआ और होना बहुत जरूरी था भाई, क्योंकि जिस तरीके से इस समय रिश्ते चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के, युद्ध का आगाज तो कभी भी हो ही सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स, मतलब युद्ध में जो अनाथ बच्चे बच जाते हैं, जिनके माता पिता या गार्डियंस की डेथ हो जाती है युद्ध में, उनके लिए एक जो दिवस है वो 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि ऐसे बच्चे कितनी मुश्किल से अपनी जिंदगी काटते हैं, अच्छी खासी जिंदगी के आपने इनके जो है वाट लगा दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भारत में चलते हुए 9 साल हो गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने इस योजना को 2017 में लॉन्च किया था। ये योजना जो है ये भारत की प्रेग्नेंट महिलाएं या जो दूध पिलाती महिलाएं हैं उनके लिए एक पार्शियल वेज कंपनसेशन स्कीम था, ताकि महिलाओं का सेफ प्रेगनेंसी, इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड बर्थ उसको प्रमोट किया जा सके। इस योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 4 के अधीन लागू किया गया था। भारत की महिला और बाल विकास मंत्रालय इस योजना के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद भारत के सांख्यिकी मंत्रालय ने एक नया लोगो और एक नया मैस्कॉट, ऑफिशियल मैस्कॉट जिसका नाम सांख्यिकी रखा गया है, उसको लॉन्च कर दिया है। भारत के सांख्यिकी जो मंत्रालय है उसके नए लोगों के नीचे आपको एक टैगलाइन भी दिखने को मिल जाएगी, डेटा फॉर डेवलपमेंट, डेटा फॉर डेवलपमेंट। इसके बाद भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग नेशन, दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना भारत। ये भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने जो है वो बताया। भारत ने पिछले साल 150.18 मिलियन टन चावल उत्पादित किया, जो चाइना के उत्पादन से ज्यादा था। चाइना का उत्पादन पिछले साल 145.28 मिलियन टन रहा। इसके बाद आंध्र प्रदेश, बैंक ऑफ बड़ौदा रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश पिछले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग के 9 महीनों में, पिछले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के 9 महीनों में सबसे ज्यादा निवेश जिस राज्य में आया वो आंध्र प्रदेश बना। मतलब टोटल निवेश का 25.3% आंध्र प्रदेश में आया। दूसरे नंबर पर उड़ीसा रहा, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा 12.8% इन्वेस्टमेंट के साथ। इसके बाद दोस्तों कर्नाटका ने 2021 के बाद पहली बार 2021 में रेड सैंडलवुड लेपर्ड जो है वो देखा गया था राजस्थान में, राजस्थान के रनकपुर में, फिर कभी नहीं दिखा। उसके बाद रेड सैंडलवुड लेपर्ड दोबारा दिखाई दिया कर्नाटका में। कर्नाटका में किधर? तो आपको ये कर्नाटका में जगह का नाम तो मैं नहीं लेकर आया हूं खैर, बट आप ये समझ के चलिए कि 2021 के बाद दूसरी बार ये ऐसा लाल रंग का जो चीता है वो आपको यहां पर दिखा। तो इन लेपर्ड्स को अंतरराष्ट्रीय जगत में स्ट्रॉबेरी लेपर्ड भी कहा जाता है। खाने मत चले जाना भाई, खा जाएगा तुम्हें। इसके बाद जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक जो है ये सिक्किम हाईकोर्ट के 24वें चीफ जस्टिस बने। गवर्नर जो है सिक्किम के कौन? ओम प्रकाश माथुर, इनको राजभवन में शपथ दिलाते नजर आए। इसके बाद डीआरडीओ, डिफेंस मिनिस्टर जो है भारत के राजनाथ सिंह, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में भारत ने पहली बार, भारत में बनी हुई पहली प्रदूषण नियंत्रित करने वाली वेसल समुद्र प्रताप बनी और ऑफिशियली इस समुद्र प्रताप वेसल को इंडक्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड्स। तो भारतीय तटरक्षकों को ये जहाज जो है ये दिया गया है। ये जहाज समुद्र में जो पोल्यूशन है उसको यहां पर नियंत्रित करने में काम में आएगा। इसके बाद इस वेसल का नाम क्या है? समुद्र प्रताप। फिर डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ ने यहां पर एक यंत्र डेवलप किया है जिसका नाम है स्वदेश। आपको बता दूं दोस्तों यहां पर स्वदेश, इस यंत्र का फुल फॉर्म क्या है? सी वाटर डीसैलिनाइजेशन सिस्टम। आपको बता दूं छोटी सी दिखने वाली मशीन से जो हमारे सोल्जर्स हैं, अगर वो किसी ऐसे एरिया में है जहां पर पानी कम है, बहुत दूर है, वहां पर पानी खारा है, या वो किसी कोस्टल एरिया के पास में है, तो समुद्रों के पानी को साफ करके पीने योग्य पानी ये यंत्र उसको बनाता है। तो स्वदेश भारत में मैनुअली ऑपरेटेड इंजन ड्रिवन वेरिएंट है। यहां पर मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको पानी की समस्या से जो है उनको जूझना पानी की समस्या से नहीं पड़ेगा। तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट डीआरडीओ ने बनाकर तैयार किया है, नाम है स्वदेश, सी वाटर डीसैलिनाइजेशन सिस्टम। और इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। जैसे कि मैंने बोला
48 टॉपिक्स का समागम है पूरी वीडियो में। इंपॉर्टेंट करंट होंगे ये आपके 1 से 10 जनवरी तक के, है ना। पूरे महीने भर की 3 वीडियो ही लेकर आऊंगा, टेंशन मतलब 150 टॉपिक होंगे, जिसको ढंग से पढ़ ले आपके लिए बहुत है। ठीक है जी। चैनल पर जैसे कि मैंने बोला पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना, चैनल वीडियो को लाइक किए बिना, बेल आइकॉन को दबाए बिना मत जाइएगा, है ना। आप बहुत ही कम ये काम कर रहे हैं, कोई नहीं करता, ये देखते सब है। बट इसी के साथ मैं दीपक सिंघल आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत ही जल्द जनवरी के सेकंड वीक के करंट के साथ आप लोगों को दिखाई दूंगा। अपना ध्यान रखिए, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।